अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर और इतनी बड़ी आज की जो अपडेट है उसको हम लेकर हाजिर हुए हैं मिड डे शो पर। और सबकी नज़रें यानी कि पाकिस्तान की नज़रें मरकूज़ थी आज के फ़ैसले पर, क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों से कितनी ऊंच नीच हम लोगों ने देखी है। आइन शिकनी होते हुए, आइनी बहरान करते हुए, ना होना या ना होना या करते या हो जाना, यही इसी के बीच के अंदर हमारी एक तलवार थी जो लटकी हुई थी, वो आज ख़त्म हुई है। आइन की तशरीह के हवाले से एक एक शिक जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कर दी है। इसी के हवाले से हम बात करेंगे अपने शो में। मेरे साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह काशिफ बशीर खान साहब। जी साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। काशिफ साहब, आज जो है वो सिलसिला जो इतनी देर से हम लोग जो गो मगो की सिचुएशन में थे, वो खुल्लम खुल्ला एक एक शिक का फ़ैसले को पहले तो मुख्तसरन आया नहीं, उसके बाद जो वो तफसीलन फ़ैसला है उसमें सब कुछ बयान कर दिया गया हुआ है। नाज़रीन को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कल फ़ैसला महफूज किया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसके हवाले से सभी जो थे बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि फ़ैसला महफूज कर दिया गया। और क्या सबकी नज़रें 11 बजे सुबह से जो थी टेलीविज़न स्क्रीन पर टिकी हुई थी और फिर फ़ैसला दे दिया गया कि 90 रोज़ के बीच में आपको इंतखाबात करने हैं। आइन की रूह से आइन की फतह हुई है, आइन शिकनी होने से सुप्रीम कोर्ट ने आज बचा लिया। देखिए, आज तो ये जो डिसीजन आया बड़ा माइलस्टोन है जी, माइलस्टोन इन द सेंस कि आज डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की फतह हुई है। जी, आइन में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जिनको अपने मकसद के लिए मुख्तलिफ सियासी गिरोह इस्तेमाल करते रहे माजी में भी, अब भी जो थी, जो उसमें कन्फ्यूजन थी, उसको दूर किया गया है। लेकिन अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत कंप्लीट और कम्प्रीहेंसिव डिसीजन है, और जिसमें उन्होंने 90 डेज में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। इसमें इख्तलाफी नोट भी आया है, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि जो दो मोअज़्ज़ज़ जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया है, उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि 90 डेज में इलेक्शन कराने की बाइंडिंग नहीं है। नहीं जी। उन्होंने जो ये सुओ मोटो लिया है उसके काबिल समात होने पर उनको एतराज था, उस पर उनका इख्तलाफी नोट आया है। सर, उन्होंने ये कहा ना कि लाहौर हाईकोर्ट में भी जब ये हो चुका था, 90 दिन की बात हो चुकी थी, लाहौर हाईकोर्ट ने भी कह दिया था कि आप 90 डेज में करवाएं। और जब ये होने के बाद फवाद चौधरी साहब ने भी बात की, उन्होंने भी बाकायदा इस चीज़ की तस्दीक करते हुए, मतलब उन्होंने तशरीह करते हुए कहा है कि 5 सिफर से ही ये आया। उनके दो इख्तलाफी नोट जो थे वो इस वजह से थे क्योंकि वो ये जो सुओ मोटो था उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा लबीबा, देखिए, रियासत जो है, रियासत एक आइन के ताबे होती है। जैसे एज ए मुस्लिम हम कुरान पाक की जो ओबे है हमारे ऊपर फर्ज है, इसी तरह रियासत जो है, गो के कुरान पाक तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, दीनी हमारे अहकामात उसके लाजिम है हम पर, लेकिन रियासत का अपना जो है आइन वो भी बड़ा मुकद्दस होता है, और उसके ताबे ही रह सकते हैं तमाम जमातें, तमाम अवाम और तमाम इदारे। लेकिन अगर आप आईने पाकिस्तान की तौहीन करें, तौहीन इन द सेंस कि उसको ओबे ना करें, तो फिर रियासत का चलना महाल हो जाया करता है। और यहाँ पे मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता हूँ, जो भी गवर्नमेंट में होता है वो चाहता है कि रियासत को अपने मफादात के लिए रियासत के आइन को इस्तेमाल किया जाए। और उसमें जो लॉयर्स हैं सारी जो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हैं अपने लॉयर्स विंग हैं, तो वो उसमें खामियां ढूंढते हैं, उसमें कन्फ्यूजन ढूंढते हैं और उसको यूज़ करते हैं। और मैं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन जिसने बनाया हुआ आइन बनाया हुआ, आप देखें वो ऐसे थोड़ी ने बनाया। अब देखें इस तरह से, इस तरह के मामलात में जब तशरीह होती है आइन की, तो एक एक शिक जब पता चलती है तो आपको पता चलता है कि आइन किस तरह बनाया गया हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, और जो मुत्तफिका था उस वक्त की अपोजिशन बड़ी हैवी वेट थी, वली खान, शाह मंदुरानी, मुफ्ती महमूद, एयर मार्शल असगर खान और इस किस्म के लोग थे, सरदार शेरबाज मजारी, बलक शेर मजारी के भाई जो थे, और इस किस्म के हैवी वेट लोग थे मौलाना। तो लेकिन उन सब की मुशावरत से बना था, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त आइन था। गो के इसमें बाद में टांके लगाए गए, 18वीं तरमीम भी आई, फिर कुछ देर के लिए डिक्टेटर्स जब आए उन्होंने इसके अंदर 58(2) जैसा जो पदरामे ज़माना शिक भी शामिल की। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त फैसला है, लैंडमार्क डिसीजन है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इसकी ट्रू स्पिरिट में। और आई डोंट थिंक कि मतलब इससे इख्तलाफ किसी भी सियासी जमात को बनता है,
क्योंकि रियासत के अंदर इंतखाबात के बगैर जमहूरियत का तस्वर महाल है। अब जो इबाम भी था ना, जिस तरह से आपको पता है कि वलीउर रहमान गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो सिग्नेचर ही नहीं किए, तो मैंने असेंबली पहले नहीं की, तो उन्होंने फिर ये वाज़े तौर पर ये बात कही कि पंजाब में सदर मुमलिकत तारीख देंगे, और चूँकि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी ही कॉन्सेंट से KPK में सब कुछ हुआ था, तो वहाँ पे गवर्नर अपने से करेंगे। मैं थोड़ा सा ना मेरा इख्तलाफ है माजरत के साथ कि गवर्नर साहब ने जो ये बात की थी, क्योंकि एक आइन के अंदर लिखा है कि गवर्नर साहब साइन करें रिजोल्यूशन के ऊपर या ना करें, 48 आवर्स के बाद असेंबली शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड। तो इसका मतलब है कि साइन करना या ना करना कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आइन में उनको डेट देनी तो बनती थी। तो आपको पता है उनके बारे में भी यही तो कहा जा रहा है कि उन्होंने आइन से इनहराफ होने की कोशिश की है। KPK ने तो चलो साइन किए, गवर्नर ने वो भी नहीं किया। अच्छा, अब इसमें तमाम जो चीज़ें थी, जो कन्फ्यूजन इस वक्त पॉलिटिकल टर्माइल था, उसको इन्होंने कवर करने की कोशिश की है। और आई विश कि जो देखें, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शंस में जाना चाह रही है जी। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि कल चीफ जस्टिस साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उनको कहा कि आप अपनी पार्टी लीडरशिप से पूछ के आए कि मतलब कौन सी डेट अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे करनी है विद म्यूचुअल कॉन्सेंट। तो जिसके जवाब में पीपल्स पार्टी का बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट आया, उनके लॉयर ने जो दिया आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के बाद, उन्होंने आके कहा कि जी हम इलेक्शंस की डेट देना हमारा पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है, ठीक है जी। इसका मतलब कि दे आर विलिंग, और वो इंटरफेरेंस भी नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शंस के अंदर डेट रखने में हमारा कोई नाम आए। वेयरएज दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, मेरे ख्याल मुस्लिम लीग जो है वो उससे अवॉइड करती रही, और मुझे आई डाउट कि अभी भी वो इसके खिलाफ पिटीशन में जाएंगे कि जो खतरनाक है। लेकिन इसमें एक खुशाइंद बात मुझे कंप्लीट कर लीजिए। बहुत खुशी की बात है कि पीपल्स पार्टी जिसकी जमहूरियत के लिए बड़ी तवील जद्दोजहद है, कल उनकी जो स्टेटमेंट थी आसिफ अली जरदारी की, दैट वाज ट्रूली अ डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जी ये इलेक्शंस की डेट देना हमारा काम नहीं है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कि वी आर रेडी, जो भी डेट रख दीजिए। Exactly, अच्छा, मैं आपसे ये बात कर रही थी कि अब प्रोसेस क्या होगा इसके बाद? प्रोसेस तो देखें ना जी, अब प्रोसेस ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दिया। क्योंकि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि टाइम फ्रेम जो है वो बहुत कम रह गया। अच्छा, नहीं वो उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं विद म्यूचुअल कंसेंट। अच्छा, ठीक है, वो 8-10-15 दिन, इतना नहीं, महीनों पे नहीं जाएंगे। अच्छा, 8-10-15 दिन का एडजस्टमेंट। अपने नाज़रीन को बताते चले, साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत चौधरी जाफर इकबाल जो कि PMLN से इनका ताल्लुक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाफर इकबाल साहब, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया आज इलेक्शंस के लिए कि 90 डेज में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग थी उन्होंने इंश्योर करने का हुक्म दे दिया? जी बहुत शुक्रिया। क्या सिर्फ फैसले ही को देखना है या फैसले से पहले के जितने इकदामात हैं जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी ना हो, तो उन सबको देखने की इजाजत है एक पाकिस्तानी होने के नाते? नहीं, मैं चाहूंगा कि हम यहाँ पे जजेस के खिलाफ अगर ये उनके डिसीजंस को, तो जाहिर है कि आप देख सकते हैं जब वो पब्लिक हो जाए, तो मैं चाहूंगा कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बताइए, क्योंकि आप तो क्योंकि आप तो पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 90 डेज की जो बाइंडिंग थी, इससे भी आपको कोई इख्तलाफ है आपको या आपकी पार्टी लीडरशिप? मुझे देखिए, पार्टी तो अभी शहबाज साहब ने मीटिंग कॉल की है सीनियर्स की, और उसके ऊपर मौक़िफ़ क्या आता है और पार्टी ने आगे लाया अमल क्या इख्तियार करना है, एज ए गवर्नमेंट हमने क्या करना है, वो तो आगे चंद शायद घंटे एक में आपको सारी चीजें समझ आ जाएं। ठीक हो गया जी। लेकिन एक सियासी कारकुन के तौर पे और एक पाकिस्तानी के तौर पे कि एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई कि जी मैं वहां पे CCPO लगा हुआ था, मुझे हटा दिया गया है, मुझे दोबारा वहां लगाया जाए। राइट, आप गुलाम महमूद डोगर साहब की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली जी। उसमें से 2 जजेस ने कहा जी जरा इसके ऊपर आप आज खुद नोटिस ले लें और ये कर लें। ठीक है जी, ले लेते हैं नोटिस ही। जी। फिर सीनियर 3 जजेस ने जो कहा वो भी ऑन रिकॉर्ड है। क्या उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के पास कोई इखलाकी कानूनी तरीका जवाज रहता था फिर भी इसको आगे लेके चलने का और सुनने का? लेकिन जो जाफर इकबाल साहब, आई एम सॉरी, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन जो गुलाम महमूद डोगर साहब वाला मामला था उसके ऊपर तो जाहिर है कि उनका ऑर्डर भी आ गया था, और उससे पहले जो है उसके बाद
लाहौर हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया, लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जो जजेस थे उन्होंने भी कहा कि 90 डेज में इलेक्शन करवाए, उसके ऊपर भी अमल दरामद तो नहीं हुआ। और काशिफ साहब उन्होंने कैटेगोरिकली ये समझाया था, दोनों हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है। लेकिन चौधरी साहब जो मैं इसके दो पहलू हैं। नहीं, आपके क्वेश्चन का ये आंसर भी तो है ना कि चौधरी साहब जब ये जो उन्होंने आगे लेकर चली है अदालत, तो उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि हमें तशरीह तो करनी है आइन की, ये तशरीह की गई आइन की। अच्छा चोई जाब साहब, मुझे आइन की तशरीह करनी है। 63 की भी वो हुई थी, 63A की भी तशरीह। अच्छा चोई जाफर इकबाल साहब, मुझे आपके इस तरह से लग रहा है किसके लिए की गई थी? भाई एक शख्स ने वोट डाल दिया तो कहते हैं उसका वोट भी नहीं तस्वर करना। नहीं चौधरी साहब, फिर आइन के मुताबिक कहीं नहीं लिखा कि वोट नहीं गिना जाएगा। नहीं, लेकिन चौधरी साहब जब आइन की पासदारी हो ही नहीं रही और आप अपने मामले हुई ना, अपने आइन की पासदारी अपने मामलात जो है वो सियासी मामलात अगर इदारों पे छोड़े जा रहे हैं तो उन्होंने अपना काम तो करना ही है ना सर। इदारों पे किसी ने नहीं छोड़े, हम भी तो नहीं कर रहे। इदारों पे किसी ने, देखिए एक वक्त पहले ये था कि एक साहब जो है जनाब इमरान खान साहब इस्तीफे देकर असेंबली से निकलना चाहते थे, फिर उन्होंने अदालत में कहा नहीं जी स्पीकर साहब जो हमारे इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं उनको वापस कर दें। अब कहाँ लिखा है कि स्पीकर के फैसले को जो है वो मंजूर किए हुए इस्तीफे को कौन सी कोर्ट वापस कर सकती है? नहीं जो जाफर इकबाल साहब, आपकी जो बातें हैं ये तो चार्जशीट है अगेंस्ट जुडिशरी, हम जुडिशरी के खिलाफ तो नहीं जाएंगे लेकिन मैं आपसे आप ना जाएं, मैं वारिस हूं इस मुल्क का, आप वारिस हैं इस मुल्क के। एग्रीड। मैंने और आपने कुछ अपने हकूक सरेंडर किए हैं कि जज साहब देखिए अगर मैं इकदाम कत्ल करूं तो मुझे सजाए मौत दे दें, ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई झूठी FIR दे मेरे ऊपर तो फिर आपने ये नहीं करना कि फिर भी करना है? नहीं, फिर नहीं करना जी, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी मुतल्लका फोरम है ना जज साहब। सुनिए, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम बीबी के साथ हम पेश हुए, दरवाजा जोर से बंद हुआ। क्या हुआ? दरवाजा जोर से बंद हुआ तो जज साहब ने फरमाया मैं आपकी जमानत कैंसिल कर दूंगा। दूसरी दफा ये हुआ कि कुछ साहिब आए और आके कोई बात मरियम बीबी के कान में कहने लगे, जज साहब ने फिर मुखातिब किया, यही कहा कल उन्हीं जज साहिबान के सामने दरवाजे टूटे, अदालत के अंदर लोग दाखिल हुए, किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं? आपने FIR कर तो दी, जिन्होंने दरवाजे तोड़े उनके ऊपर FIR इंतजामिया ने की ना जी। जज साहिबान ने क्या एक्शन लिया? नहीं, लेकिन कल एक जमानत मनसूख होती है 3:58 पे, 4:10 पे एप्लीकेशन जमानत की दायर होती है। क्या जमानत कैंसिल होने का ऑर्डर तस्दीकशुदा मिलने के बगैर वहां जाके दरखास्त में और आप दे सकते हैं? जो जाफर इकबाल साहब जो आप बातें कर रहे हैं ये तो सारे लॉयर्स की बातें हैं, उनकी कानूनी टीम, आपकी कानूनी टीम। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या आपको एज ए पॉलिटिकल मांग रहा हूं कि आप मांगे, जरूर मांगे, बातें नहीं कर रहा जाफर इकबाल साहब। ये कह रहा हूं कि मैं जाफर इकबाल, मेरी जमानत एक अदालत में 3:58 पे कैंसिल हो तो 4:30 बजे मुझे दूसरी अदालत से जमानत मिल सकती है। चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूंगा, हाई कोर्ट के अंदर लेके जाऊं, लेकिन देखिए मैं दरखास्त 4 बजे जमा कराऊं, मेरी उसी दिन सुनी जाएगी। आपकी तमाम बातों से मैं एग्री करता हूं, लेकिन जमान पार्क में बैठा हूं, मेरी भी सुन लीजिए, तरले कर रहे हैं अदालत में साहब, मेरी भी तो सुन लीजिए। 6 बजे नहीं, 7 बजे, 8 बजे। अच्छा ठीक है चौधरी साहब, इस वक्त हम बात करें ना, मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो सारी डिमांड्स आप कर रहे हैं वो जाहिर है कि आपको मुतल्लका फोरम्स पे जाना पड़ेगा, अदालतों में जाना पड़ेगा। ये फोरम है डिस्कस करने का? नहीं, ये फोरम जो है फोरम है। हम तो आपसे देखें, अगर हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि हुकूमत जो अभी बनी है इंटरिम गवर्नमेंट, उसने इलेक्शन की तारीख नहीं दी, तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि एक अदालत ने 12 बजे तक एक साहब का इंतजार किया कि आइए तशरीफ लाइए, हमें आपकी जमानत देनी। अच्छा, अगर हम ये बात करेंगे तो फिर हम ये दूसरी साइड से हमें ये भी सुनने को मिलता है कि इतवार के दिन भी अदालतें खुलती रही जब अप्रैल में, और उसके बाद डिसीजंस आए। हम कोर्ट्स के डिसीजंस को बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप एज ए पोलिटिकल वर्कर, साबिक वफाकी वजीर, क्या आप 90 डेज की जो कदगन है आइन में,
आप इसके जो डिसीजन इसकी फेवर में आया, क्या ये आपको पसंद नहीं है या आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाना चाह रहे? इस डिसीजन से पहले मैं तो ये कहता हूं कि जी इंतखाबात जिस दिन असेंबलियां तहलील हो गई थी उसके बाद किसी शख्स को एक लम्हे की ताखीर नहीं करनी चाहिए थी। किस चीज में जी? इंतखाबात की तारीख देने में जी ये आपने वही बात की ना, क्योंकि अगर कल हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा तो आपकी तरफ से तो पॉलिटिकल, देखिए दो अलग चीजें हैं। मैंने कहा है इंटरिम गवर्नमेंट, अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज के पास इख्तियार नहीं है ये। जहां अगर कोई बुला के मुशावरत करना चाहे तो भली बात है, लेकिन बुला के मुशावरत भी करनी होती है अगर पंजाब के लिए, तो कायम मकाम वजीर आला को उस जो साबका असेंबली थी उसके जितने पार्लिमानी रहनुमा हैं उनसे करनी चाहिए थी। ये तो तब होता जब आइन पढ़े, देखें जी, अगर ये तो तब होता अगर असेंबली रिस्टोर करनी होती। यहाँ तो फ्रेश इलेक्शंस की बात हो रही है। तो इलेक्शन कमीशन के साथ ही मुशावरत होनी थी। कि साबका असेंबली के जो पार्लिमानी रहनुमा थे वो साबका है, नया इलेक्शन होने जा रहा है। चोई साहब 4 साल तक मुंतखब रहे ना। चोई साहब आप नहीं समझते कि अप्रैल में इंतखाबात का ऐलान ना करवाने की कीमत आज PMLN को पे करनी पड़ रही है? देखिए अब ये तीसरा चौथा मौजू आ गया। पहले मौजू पे कि आज की अदालत ने जो फैसला किया वो उनकी ख्वाहिशात हैं। किसकी ख्वाहिशात आप कह रहे हैं जी? अदालतों में बैठे हुए साहिबान की। नहीं जी, हम तो ये नहीं कह सकते क्योंकि हम पे तो कंटेम्प्ट लग जाएगी। मैं कह रहा हूँ क्योंकि ख्वाहिशात तो नहीं, तो आइन की तशरीह हुई है जी। की तशरीह उन्होंने अपनी मर्जी की कर दी, हुकूमत बहाल कर दी। तो इसका मतलब है कि आप इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। आप इन अहकामात को जो है आपकी मैंने पहले ये कहा है कि अभी पार्टी का इजलास हो रहा है, पार्टी का मौक़िफ़ क्या आता है हुकूमत का, वो अपना रिस्क वो आएगा। एक आम पाकिस्तानी के तौर पे, एक सियासी कारकुन के तौर पे, एक टैक्स पेयर के तौर पे, इन जजेस की मराद का बोझ उठाने के तौर पे, इनकी गाड़ियां, प्रोटोकॉल का खर्चा उठाने वाला, इनके घरों के एयर कंडीशन के बिल देने वाला, इनके मुलाजमीन की तनख्वाहें देने वाला जाफर इकबाल आपसे ये कह रहा है। जी वो तो फिर ये तो अगर आप तो जजेस की बात करते हैं तो फिर मिनिस्टरों का जो प्रोटोकॉल है, अभी मरियम नवाज शरीफ साहबा को जो प्रोटोकॉल मिल रहा है उसको वो भी मीडिया में आ रहा है। हाँ जी। तो ये बात नहीं है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, मरियम नवाज शरीफ के साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्हें घर से पे करते हैं, ये आप कह रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ की अपनी जाती गाड़ी है। मरियम नवाज शरीफ के साथ सैकड़ों लोग, सैकड़ों गाड़ियां पार्टी वर्कर्स की होती हैं। और आप ये कह रहे हैं कि आपके वुज़रा जो हैं वो ये सारा प्रोटोकॉल और वो सारा कुछ जो है वो नहीं इस्तेमाल कर रहे। मेरे किस वजीर के लिए रूट लगा होता है बता दीजिए मुझे। मेरे किस खैर हम तो टॉपिक से हट गए। हम जो आपसे जानना चाह रहे थे पुलिस की फिरती है बता दीजिए मुझे। क्योंकि एक परसेप्शन, लास्ट क्वेश्चन है मेरे आपके लिए कि एक परसेप्शन जो फैलाया जा रहा है या अवाम में नजर आ रहा है कि PMLN इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रही है, तो ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है। देखिए कतन ऐसी बात नहीं है। कोई सियासी जमात इंतखाबात से राय फरार इख्तियार नहीं कर सकती, ना करेगी, ना करने की जरूरत। थैंक यू वेरी मच जी चोई साहब। आई विश के क्योंकि आप इलेक्शन में जाएं, सब लोग पार्टिसिपेट करें, जिसको आवाम जो है वो वोट दे तो वो गवर्नमेंट में आ जाए। जी हमें जाना है ब्रेक पर। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी वही जो आज सुबह से सारे बात कर रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के 90 रोज़ में आने का फैसला आ चुका हुआ है और कैटेगोरिकली अदालत ने ये कह दिया है कि जो KPK की जो इलेक्शंस की डेट है वो गवर्नर देगा और सदर मुमलिकत ने ऑलरेडी दे दी हुई है, उसके आगे पीछे कर लेंगे। कहा है कि जी आइन से इनराफ किया है। हाँ नहीं वो उन्होंने कहा नहीं वो बलीगुर रहमान के बारे में बात हुई है। KPK के उन्होंने गवर्नर हाँ जो उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया उसके ऊपर एग्जैक्टली अच्छा किया, लेकिन उन्होंने डेट क्यों नहीं दी है इस बारे के ऊपर। हाँ जी। और इस क्योंकि पंजाब का आपको पता है पहले से अजीब व गरीब सा एक झगड़ा सा चल रहा था बीच में, तो उन्होंने सदर मुमलिकत को दे दिया है इख्तियार कि वो डेट दे सकते हैं। अब 9 अप्रैल तक उन्होंने ऑलरेडी दे दी हुई है और उसको आगे पीछे किया जा सकता है टाइम फ्रेम क्योंकि बहुत एग्जैक्टली बहुत कम रह गया है पीछे, क्योंकि कैंपेन्स होती हैं, बहुत कुछ करना होता है। उसके बीच में आपको इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करनी होती है कि किस तरह
कहाँ से करना पड़े, बड़ा वसाइल होते हैं। वो जो कि एक और बात थी कि जब हम फवाद चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने बाकायदा कहा कि अदालत ने ये भी बाकायदा तौर पर कहा है कि फेडरेशन को पाबंद किया है, बल्कि उनके लफ्ज़ थे ये कि सब कुछ फराहम करे, वसाइल और वो जो कुछ भी ज़रूरत होती है इलेक्शंस के लिए वो पाबंद किया गया है फेडरेशन के लिए। एग्जैक्टली वो करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद सदर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। एक और बात है जो आप तक पहुंचाएं वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरती इजलास बुलाया हुआ। इस फैसले के बाद अब सब जो है उसे सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और इस इजलास के आउटकम्स क्या निकलते हैं उसके बाद ही देखा जाएगा। जो हम लोगों को जो वाइब्स आ रही हैं उसके हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद है लतीफ़ खोसा, पीपीपी के रहनुमा, सीनियर रहनुमा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खोसा साहब कैसे देखते हैं इस डिसीजन को जो आज आया है, क्योंकि आपकी लास्ट वीक में हमारे मिड डे शो में जब बात हुई थी और आपकी बड़ी फर्म ओपिनियन थी कि जी 90 डेज में इलेक्शन एट एनी कॉस्ट होने चाहिए। नहीं देखिए, मैंने कोई नई बात नहीं की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई नई बात नहीं की है। उन्होंने आइन को नफाज यकीनी बनाया है। मैंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट विल इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और इसमें कोई भाव नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्फ उठाया हुआ है आइन की पासदारी का और इसलिए सभी इदारे उसके पाबंद हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया है। देखें, जहां गवर्नर केपीके ने डिसॉल्व की थी 48 घंटे से पहले, वहां गवर्नर पाबंद है अपना तारीख देने का। आर्टिकल 105 में ही शैल गिव अ डेट, तो वो उन्होंने एनफोर्स किया है कि गवर्नर ने क्यों तसाल किया। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू खोसा साहब, अगर उन्होंने कहा कि उसने गैर आईनी कदम उठाया जो डेट नहीं दी, तो क्या इस पे कोई सजा भी हो सकती है? क्योंकि कंप्लीट डिसीजन तो हमारे पास नहीं आया अभी तक। नहीं, कंप्लीट डिसीजन मेरे पास है जो शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन उसमें देखें सजाएं नहीं हुआ करती हैं। आईनी जो है ये भाम अगर वो समझते थे, और अनफॉर्चुनेटली चूंकि हुकूमत नहीं चाहती किसी कीमत पर इलेक्शन करवाना, तो वो इसलिए गवर्नर उसका नुमाइंदा था वफाक का, तो वफाकी हुकूमत की दोनों गवर्नर्स ने बजाय आइन की पासदारी कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है यानी वफाक, उसकी उन्होंने ताबेदारी की और तारीखें नहीं। कोसा साहब, हमने माजी में देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या फिर इवन जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे उस टेन्योर में भी आप लोगों ने अदालतों का ओबे किया, बल्कि आपके तो एक प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अदालतों ने घर भेज दिया और वो चले गए थे विदाउट एनी प्रोटेस्ट। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज जो डिसीजन आया है इसके खिलाफ जो वफाकी वज़ीर कानून भी जो है अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, और उनके जो लीडरान हैं अभी, बल्कि हमारे प्रोग्राम में एक साबक जो है वज़ीर मुमलिकत थे उनके वो भी थे, तो वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिस पे हमने उन्हें कहा कि हम कंटेम्प्ट नहीं करना चाहते, ये फोरम हमारा नहीं है। अगर आपको इतराज़ात हैं जजिस के ऊपर तो आप मुनासिब फोरम पे जाएं, वहाँ पे जाएं, हमसे आप ऐसी बात ना करें। तो ये एक जो ट्रेंड शुरू हो गया, तो ये कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं सभी। आर्टिकल 190 बड़ा वाजे है। 190 में तमाम इदारे जो हैं, तमाम हुकूमतें जो है, दे हैव टू वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का ये शॉर्ट ऑर्डर जो है बड़ा क्लैरिटी के साथ, बड़ा वजाहत के साथ सभी को ये पाबंद करता है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आईनी फरीजा है साफ और शफाफ और बरवक्त इलेक्शन करवाना, उसको इंश्योर और यकीनी बनाएं। तो उस पे जो है फंड्स देना वफाकी हुकूमत का काम है, वो बाइंडिंग है, लीगल पाबंद किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है जी। जी बिल्कुल बाइंडिंग है, इसमें कोई इबाहम नहीं है। इसलिए पहले तो आइन। कोसा साहब, कल चीफ जस्टिस साहब ने जब ओपिनियन लेने के लिए भेजा रिप्रेजेंटेटिव्स को तमाम पार्टीज के, तो आपका जो रिप्रेजेंटेटिव फरूक नाइक साहब आए, उन्होंने जब आके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि जी आसिफ अली जरदारी साहब जो चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस की डेट से हमारा कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं है, तो ये हमारा काम भी नहीं है। वेयर एज जो है PMLN का स्टांस डिफरेंट था, रिलक्टेंट था। PTI ने भी अपना कोई डेट दे दी मिलती जुलती। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि इसमें से एक बात जो मैं अखज़ कर रहा हूँ वो ये है कि वेयर एज जो परसेप्शन है और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि PMLN जो है इलेक्शन से भाग रही है, लेकिन आप लोग जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस वक्त बिल्कुल बड़े मुझे लगता है कि कीन है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे पूरे पाकिस्तान में। और क्या इससे मैं ये समझूं कि जो इत्तेहाद है उसमें भी ड्रिफ्ट आ चुकी है जी, डिफरेंट स्टांस।
पहली बात तो ये है कि हम आइन के खालिक हैं, पाकिस्तान पीपल्स नो डाउट, नो डाउट। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि हम कोई चीज आइन से मावरा नहीं ना करेंगे। उसका हिस्सा बनेंगे ना उसको हम जो है नाफिज करेंगे या उसकी तजवीज देंगे। सो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है कि वाकई आइन में जब एक चीज फरीजे मंसूब किए गए हैं बड़ा वाज़ेह वजाहत के साथ, तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज का तो कोई तरीका ताल्लुक नहीं है तारीख देने से और इलेक्शन शेड्यूल देने से। ये आईनी जिम्मेवारी है, फरीजे हैं जो जिन इदारों पर जो है तफवीज किए गए हैं। कोसा साहब, इलेक्शन कमीशन जी, कोसा साहब, अगर रिव्यू में जाती है वफाकी हुकूमत, अव्वल तो उनके पास प्ली क्या होगी, और दूसरा आप क्या समझते हैं कि अगर रिव्यू में जाते हैं उसमें कितने दिन लग सकते हैं और क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे? देखें, रिव्यू में कुछ भी नहीं बनने जा रहा। रिव्यू में ना तो स्टे होगा और 3 जजेस जिन्होंने फैसला दिया है वो अपने यही बेंच होगी। अच्छा, यही बेंच होगा, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। जी, यही बेंच होगी, कानूनी और आईनी तौर पर यही बेंच ने सुनना है और इसीलिए ये 3 जजेस साहिबान ने अपने फैसले पर कायम रहना है और 2 जज साहिबान जो होंगे they can go on the review as well ना। लेकिन वो मैं ये पूछ रहा था कि कितने दिन लग सकते हैं प्रोवाइडेड के इफ दे गो इनटू द रिव्यू पिटीशन। देखें, रिव्यू पिटीशन पढ़ी भी रहे तो उससे स्टे नहीं होता है। अच्छा, स्टे नहीं होता। रिव्यू पिटीशन डज नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। तो ओरिजिनल ऑर्डर की आपको जो है पाबंदी लाजिम है, वाजिब है, और अगर ये रिव्यू जल्दी लगवाएंगे स्टे के लिए तो वो पहले दिन डिसमिस हो जाएगा। कोसा साहब, आगे आपकी जाहिर है कि आगे इलेक्शंस अगर होने जा रहे हैं, जो कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक 2 सूबों में तो होने जा रहे हैं, तो आपकी कोई मुशावरत अगर होती है, क्योंकि ये नज़र नहीं आ रहा है कि PTI और PMLN की जो मुशावरत है कोई हो सकेगी, तो अगर आपको मुशावरत के लिए इनवाइट किया जाता है तो वुड यू लाइक टू सिट यू मीन कि आपकी पार्टी, वुड यू पीपल लाइक टू सिट विद देम किसी किस्म की मुशावरत डेट्स के लिए या आगे पीछे? नहीं, देखें, डेट्स का ताल्लुक है वो तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ने KPK का देना है और सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर 90 दिन से कोई 8-10 दिन ऊपर जाता है तो वो मेरे ख्याल में ऑप्शन है आप लोगों के पास नहीं, पॉलिटिकल पार्टी। देखें, मेरा आइन कोई ऑप्शन नहीं देता, आइन नहीं देता। नेगेटिव में देखें, अगर एक अल्फाज आप आइन का देखें और हम जियाउल हक के डसे हुए लोग हैं जिसने 90 दिन का 11 साल गुजारे, इसीलिए 18वीं तरमीम ने हमने नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज, विद इन 90 डेज नहीं है, नॉट लेटर देन 90 डेज। जरा समझे, एक लफ्ज की जो है अफादियत होती है, एक आइन तो के इस हर डिसीजन लफ्ज का माने होता है। में भी क्लियर आउट किया है कि कोसा जनता साहब, से ज्यादा आगे ये नहीं 2 लेकर जाना। प्रोविंसेस के इलेक्शन एज पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने जा रहे हैं, इनमें आप इंडिपेंडेंटली पीपल्स पार्टी लड़ेगी या इत्तेहाद के बैनर तले लड़ेगी? नहीं, कोई इत्तेहाद का बैनर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट्स कहीं कहीं लोकल हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। देखें, ये आपकी कंफर्म न्यूज़ है ना जी हमारे प्रोग्राम के लिए। और 51 और आपको अर्ज करता चलूं, ये जो स्केड्यूल है इलेक्शन का, देखें सेक्शन 58 जो इलेक्शन एक्ट है 2017, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शेड्यूल की हद तक, तारीख नहीं, शेड्यूल की हद तक वो उनको रद्दोबदल का अख्तियार देता है, कानून खुद देता है। नहीं, उसमें आपकी म्यूचुअल कंसेंट होगी ना। अगर 28 दिन इलेक्शन के दिए गए हैं तो उसके 14 दिन हो सकते हैं, यानी आपने 90 दिन के अंदर वो प्रोसेस जो है कंप्लीट हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं 90 दिन के अंदर फ्रॉम टुडे, आज से नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। आप शेड्यूल को इलेक्शन कमीशन जो है रेगुलेट कर लेगी, लेकिन तारीख जो है वो आगे नहीं जाएगी। 90 दिन के बीच में करने के लिए ये कि आप मैनेज करेंगे कि किस तरीके से कैंपेन करनी है क्या नहीं करनी, लेकिन आपको यू हैव टू डू इट इन 90 डेज। साहब, तकरीबन 2 दहाइयों के बाद हम देखेंगे कि फ्रेंडली ऑपोजिशन भी हमने देखी, पाकिस्तान में एक नया कल्चर था, उसके बाद इत्तेहाद की सियासत भी देखी, तो बड़े अरसे बाद भुट्टो की पार्टी जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। नहीं, भुट्टो की पार्टी हमेशा इंडिपेंडेंट ही रही है, ये मैं आपको अर्ज करता चलूं। कहीं कहीं जरूर हुआ है कि हमने सीट एडजस्टमेंट्स की हैं, लेकिन भुट्टो ही था और भुट्टो की पार्टी का नजरिया जो है, आज भी हम जैसे लोग अभी मौजूद हैं
जो कोशिश करते हैं कि हम उसी भुट्टो और बेनजीर रानी शहीद बेनजीर भुट्टो ही के उस पर चलें। हम ऐसी कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे जो आइन से मावरा हो या धरती माँ। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। वक्त ज़रूरत वो कहते हैं, हम लोगों ने सीट एडजस्टमेंट कर दी थी, वो तो सीट एडजस्टमेंट चलती हैं। और जब ये इत्तेहादी हुकूमत आई थी तब ही से आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि आप अपने लोगों को मैं चाहता हूं कि मौका दें, और उन्होंने अपनी ज़्यादा सीट्स नहीं ली थी, तभी आसिफ अली जरदारी के लिए कहा जाता था एग्जैक्टली दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। और मैं समझता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब की इस मूव के अंदर बात सबने उन्होंने मोहर सब कर दी थी कि वो वाकई एक अच्छे वाले सियासतदान है। पॉपुलर तरीन मतलब पंजाब की सबसे पॉपुलर जमात जो 2018 से पहले थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने यहाँ पे। लेकिन हम इसको यही कहेंगे कि ये बड़ी क्लेवर मूव थी और उसमें उन्होंने गेन किया है, और मैं समझता हूँ कि कुछ सीटों का इजाफा होगा। जी, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। सर, मैं जानना चाह रही थी कि अभी जो इजलास चल रहा है उसके बाद वज़ीर आज़म ऑब्वियसली अब हुकूमत आइंदा आने वाला अपने लाहे अमल देगी। आपको मैं आपका तज्जिया जानना चाह रही हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? देखें, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि दे आर रनिंग आउट ऑफ इलेक्शंस, और ऑप्शंस मतलब वो चाह नहीं रहे ऑप्शंस भी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल प्लेग्राउंड है उनकी फेवर में नहीं है जी। तो उस तनाज़र में, लेकिन आईने पाकिस्तान कुछ और कहता है, रियासत पाकिस्तान कुछ और कहती है, तो उसके ताबे होना तमाम पॉलिटिकल जमातों का, तमाम पाकिस्तानियों का उसके में लाजिम है। क्योंकि अगर आप जो रियासत कोई भी होगी वो आइन के बगैर नहीं चल सकती है, उसके कायदे कानून जो हैं वो आइन में लिखे जाते हैं, और उनकी जो ओबेंस है वो हर शहरी के ऊपर, रियासत का जो बशिंदा है उसके ऊपर वो लाजिम होती है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमने अभी बात की, खोसा साहब ने भी कहा कि अगर आप रिव्यू में भी जाएंगे तो फिर भी ये 3 जजेस ही 5 जजेस सुनेंगे, और 3 जजेस तो फिर रिव्यू करने का फायदा क्या है? फिर लेकिन अगर इसको डिले वो करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि जो रिव्यू करेंगे तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स होंगे? नहीं होगा ना, वो तो आपको बता गए, खोसा साहब भी बता गए। तो लेकिन मेरे लिए एक अलार्मिंग बात है इसमें कि जो स्टैंड आ रहा है, जो हमारे गेस्ट थे चौधरी जाफर इकबाल साहब, मैं हमारे पुराने दोस्त हैं, मैं इनको बड़ा मुतदल मिजाज समझता था, और मेरी जब भी बात हुई तो इनको मुतदल मिजाज पाया। उसी के बाद नजर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि आपको लगता है कि लेकिन आज जो उन्होंने लैंग्वेज बोली जजिस के मतलब एंटी और डिसीजंस के एंटी, वो मुझे हैरान कर गई। तो मुझे ये तो किसी तूफान का जो है ना पेश खैमा नजर आ रहा है, क्योंकि जजिस को मिलाइन करने का सिलसिला साहब की अपनी जुबान है या उनकी पार्टी की जुबान? बेसिकली अपनी जुबान। तो अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम ही, इन सब के जो वर्कर्स हैं, इनके रहनुमा हैं, इनकी अपनी जुबान कोई भी नहीं होती है, क्योंकि इन रियल डेमोक्रेटिक सेंस पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं है कि जिसमें जमहूरियत हो। इनकी अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं है, ये जुबान वही बोलते हैं जो इनके लीडरान की होती है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी समझदार आदमी है, लेकिन वो जो ज़ुबान बोल के गए हैं और उसके बाद वफाकी वज़ीर कानून जो कह रहे हैं, तो वो मेरे लिए ना लगता है कि एक हेड ऑन कोलिजन होने जा रहा है गवर्नमेंट में या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ में और जुडिशरी में। तो जो बहुत ख़तरनाक है, हमने माजी में भी देखा 1997 में कि सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मारा गया था। तो उस वक़्त भी अनफॉर्चुनेटली यही जमात जो थी वो बरसरे इक़्तिदार थी, मियां नवाज शरीफ साहब थे। एग्जैक्टली, चूँकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम आपको हर एक खबर से 1 बजे तक की होती भी है उसे अपडेट करते हैं, तो एग्जैक्टली हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने पार्टी लीडरशिप के अहकामात पर सिंध भर में पिंक पीपल्स बस सर्विस जो है वो शुरू कर दी है, और पहले मरहले में एक रूट पर चलेगी। आपको इसकी डिटेल्स मैं देती चलूँ कि पहला रूट जो है वो कराची से है, जबकि दूसरा रूट जो है वो हैदराबाद से हो रहा है। आज कराची में मज़ीद 2 रूट्स पर भी ये बस जो है वो शुरू हो रही है। ये एक खुशाइंद एक आप समझ लें कि स्टेप है
विमेन एम्पावरमेंट का, वो क्यों है, वो इससे इसलिए जुड़ा हुआ है कि आम बसों में भी जो ख़वातीन हैं वो सफ़र ज़रूर करती हैं, लेकिन ये स्पेसिफ़िकली बनाई ही ख़वातीन के लिए है। तो जो ख़वातीन थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं या रिलक्टेंट होती हैं या उनको जगह नहीं मिलती, क्योंकि अमूमन तौर पर आप देखते हैं कि जो बसें होती हैं उनमें मर्द हज़रात जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा भरे हुए होते हैं और ख़वातीन के लिए थोड़ा पोर्शन जो होता है सफ़र करने का वो कम बनाया होता है। तो इसीलिए उन विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने ये पिंक बस जो सर्विस है वो बनाई है। एक बड़ा खुशाइंद और एक मुझे बड़ा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम लगा है। माजी में भी जो है हमारे यहाँ पे बस सर्विस जब होती थी लाहौर में भी, तो एक पोर्शन जो है वो फीमेल्स के लिए होता था। अच्छा सर, पूरी दुनिया में ना 10 से 12 ममालिक हैं जो जिनमें ये जो है पीपल्स मतलब कि सिर्फ सेपरेटली ख़वातीन के लिए बनाई गई है पिंक बस सर्विस जो है, तो उसमें माशाल्लाह से पाकिस्तान भी शामिल है। देखिए ना, इस वक्त तो आपकी 50% से ज़्यादा आबादी ख़वातीन की है और अब तो ख़वातीन जो है बाहर निकल के काम भी कर रही हैं, जो कि पहले नहीं होता था। तो मैं समझता हूँ कि ये भुट्टो की पार्टी है, भुट्टो ने अपनी सियासत जो है भुट्टो ने अवाम के लिए की थी, तो वैसे भी इलेक्शंस करीब है और उस तनाज़र में मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर सिंध जो है ऐसे कोई काम कर रही है जिसमें अवाम की डेवलपमेंट शामिल है तो खुशाइंद है और इसका दायराकार भी वो बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं वही बता रही थी कि ये लड़काना, सखर और बहुत से जिले में लेकर जाने, ये मेरे ख्याल में पसमानदा जगह है और यहाँ की ख़वातीन के लिए अगर ये काम होगा तो बहुत खुश है। और इसके जो सम्राट हैं वो अवाम में पहुंचेंगे, स्पेशली फीमेल्स में, जिनकी हम बात करते हैं कि उनको एम्पावर किया जाए और उनके जो दुखों का बाहर रखा जाए। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम है, बाकी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए इस तरह। एग्जैक्टली। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा और हमें रिमार्क्स देना मत भूलिएगा, फीडबैक अच्छे वाला। एग्जैक्टली, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्स दे दीजिएगा, कमेंट्स भी दे दीजिएगा। एग्जैक्टली, आप जो चाहेंगे एग्जैक्टली हम बेहतरी लेकर आएंगे। आप जो बताएंगे उसमें हम बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।